एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है जिसमें जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब सिस्टम पे किया गया है वर्क डन। तो जो वर्क डन होगा उसे ही हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। तो अगर चार्जेस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। यहाँ पर हमने एज्यूम किया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होगा इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये सिस्टम पे किया गया है वर्क डन। दिस सिस्टम हैज़ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज टू मेक सच सिस्टम ऑफ चार्जेस वी नीड टू डू वर्क डन। हमें वर्क डन करना होगा अगर ऐसा हमें कोई सिस्टम बनाना हो तो जो वर्क डन होगा उसे ही हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें जो चार्जेस हो गए वो इनफाइनाइट चार्जेस हो गए, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर करें जिसका मैग्नीट्यूड डी टाउ हो, तो जो इनफाइनाइटेसिमल मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू। और ये जो डी क्यू चार्ज होगा जिस पॉइंट पर लाई करेगा वो पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी होता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इंटू वी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डी क्यू चार्ज होगा जो कि वॉल्यूम में बनेगा, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम डी टाउ में बनेगा, तो जो डी क्यू चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि जो पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, और ये जो डी टाउ है ये वॉल्यूम उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो जो डी क्यू चार्ज होगा बराबर में होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डी टाउ के। तो यहाँ पर डी क्यू की जगह हम लोग पुट कर देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी टाउ, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रल। यहाँ पर ये जो वी है वो क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया है डी क्यू चार्ज। ऐसे बहुत सारे डी क्यू चार्ज हो गए, हर एक डी क्यू चार्ज के साथ एसोसिएटेड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि वो कैपिटल लेटर वी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वी है वो है पोटेंशियल हर एक पॉइंट का जहाँ पर डी क्यू चार्जेस लाई कर रहे हैं। वी इज़ द पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट वेयर डी क्यू चार्जेस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए वाला जो रिलेशन है बहुत यूज़फुल रिलेशन है, इसको आगे हम लोग यूज़ करेंगे और आगे की चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें तीन चीज़ें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरा हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल ऑफ डाइवर्जेंस, तीसरा हमें पता होना चाहिए गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर फील्ड कंसीडर करेंगे, मैं आपको पहला ही बता रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर फील्ड कंसीडर करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो स्केलर फील्ड कंसीडर करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो फर्स्ट जो हमारा जो थ्योरम है जो कि है गॉसेस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म, वो बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और दूसरा जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल ऑफ डाइवर्जेंस जो कि हमें बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये वाला जो रूल है वो है प्रोडक्ट रूल ऑफ डाइवर्जेंस। सिमिलरली जो गॉसेस थ्योरम होता है वो हमें बोलता है वॉल्यूम, जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो हमें बोलता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। यहाँ पर हम लोग जो वेक्टर फील्ड कंसीडर करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रिलेशन है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम लोग ये वर्क डन के रिलेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर W इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी टाउ, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो रिलेशन मिला है विद दी हेल्प ऑफ गॉस, जो गॉसेस थ्योरम का जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसके आउटकम से हमें जो ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए जो रिलेशन मिला उसको हम लोग वर्क डन के रिलेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्क डन का जो रिलेशन होगा W इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी टाउ। अभी ये जो एप्सिलॉन नॉट होगा उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी टाउ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग पहला कंसीडर करें या फिर ये वाले स्टेप को अगर हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी टाउ। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले रिलेशन को अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्जैक्टली बराबर में इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट रूल है डाइवर्जेंस का, इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हमें मिल जाएगा एक रिलेशन। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑफ डाइवर्जेंस को अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है वो इसके बराबर में, तो यहाँ पर ये जो होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2, डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन की साइन इंटीग्रल, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डी टाउ। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो यहाँ पर हमें जो दोनों जो टर्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये दोनों के साथ हम लोग असाइन कर देंगे इंटीग्रल, तो हमें मिल जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी टाउ। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे डी टाउ, इसके साथ डी टाउ कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव साइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे डी टाउ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले स्टेप में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो ओवरऑल ये जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा वेक्टर। अगर ये ओवरऑल इंटीग्रल अगर वेक्टर होता है और अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम लोग ना कंसिडर करें तो उस केस में ओवरऑल ये जो इंटीग्रल होगा बराबर में होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी टाउ, और ये बराबर में होता है हमें पता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है उसके जगह हम लोग पुट करेंगे ये, और यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है ये वाला इंटीग्रल के जगह हम लोग पुट करेंगे ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो उस केस में हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ये जो एरिया वेक्टर है वो नेगेटिव साइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी टाउ। जो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो बराबर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बराबर में होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह हम लोग पुट कर देंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उस केस में हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा वो होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंटीग्रल की साइन, और यहाँ पर हमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ग्रेडियंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह हम लोग पुट करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहाँ पर डी टाउ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल की साइन एज इट इज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, ये बराबर में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर, तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो। तो अल्टीमेटली जो आउटकम जो निकल के आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो पूरा जो इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें जो मिलेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू डी टाउ, ई स्क्वायर इंटू डी टाउ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला इंटीग्रल ये 0 क्यों होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अभी अगर हम लोग ना कंसीडर करें तो उस केस में अगर हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रल कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में हमें मिलती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस इंटीग्रल अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस केस में वो क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये स्फीयर के वॉल्यूम में हमने कंसीडर किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो ये स्फीयर की सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकलेगा, जिसके वजह से स्फीयर के सरफेस पर बनेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिमिलरली एक और एक स्फीयर हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये वाला जो स्फीयर है यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। ये वाला जो स्फीयर है वो ये वाले स्फीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाले स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगी उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा,
क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ये वाले स्फीयर को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है अंदर वाले स्फीयर को, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ये बाहर वाले स्फीयर को भी पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है, जिसके वजह से ये वाले स्फीयर पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। सिमिलरली इससे बड़ा वाला एक और एक स्फीयर कंसीडर करें तो उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो स्फीयर होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और ये वाले स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाला जो स्फीयर है, ये वाले स्फीयर का जो सरफेस है, वो सरफेस का जो हर एक पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस होगा चार्ज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होगा। डिस्टेंस से ज़्यादा होने की वजह से जो स्फीयर पे हर एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। सिमिलरली अगर हम लोग इससे एक बड़ा स्फीयर कंसीडर करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कम होगा। उससे और एक बड़ा स्फीयर कंसीडर करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत बहुत कम होगा। अगर हम लोग ऑल ओवर दी स्पेस कंसीडर कर लेना तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर में होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर जीरो के बराबर में होता है तो उस केस में जो पूरा जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही अगर जीरो हो जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट ही जीरो के बराबर में हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोज सरफेस इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला अगर हम लोग ऑल ओवर दी स्पेस अगर हम लोग कंसीडर करें तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो के बराबर में होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो के बराबर में होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन की जो साइन है उसके साथ हमने कंसीडर किया ऑल ओवर दी स्पेस।